मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन। एंड दोस्तों, आप सबको पता है कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मार्केट में मोनोपोली कवर किया था। बट मोनोपोली में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेट करना मतलब भेदभाव करना। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना मतलब एक से बायर को अलग प्राइस चार्ज करना, दूसरे बायर को अलग प्राइस चार्ज करना। ये कब करेगा मोनोपोली होल्डर? जब एक मार्केट में उसको कम दाम मिल रहा है और दूसरे मार्केट में वो ज्यादा दाम चार्ज कर सकता है। मतलब प्राइस इलास्टिसिटी बिटवीन दिस टू मार्केट इज डिफरेंट। क्या बोलते हैं उसको? प्राइस इलास्टिसिटी बिटवीन दिस टू मार्केट इज डिफरेंट। जिस मार्केट का प्राइस इलास्टिसिटी कम है, इसका मतलब उसका डिमांड में चेंज भी कम होगा, तो उसमें तू ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है। बट जिस मार्केट का प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा रहेगा, उस मार्केट में तुम्हें कम प्राइस चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा मतलब डिमांड में चेंज ज्यादा। वहां तुम ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर सकते, क्योंकि थोड़ा भी प्राइस ज्यादा चार्ज किया तो डिमांड में चेंज ज्यादा हो जाएगा, वो लोग तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं बाय करेंगे। एज सिंपल एज दिस। तो फिर ऐसे केस में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ मेथड ऑफ प्राइसिंग एडॉप्टेड बाय मोनोपोलिस्ट इन ऑर्डर टू अर्न अब नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो करते हैं ऐसा। इट रेफर्स टू द प्रैक्टिसेस ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ सेम कमोडिटी। अलग अलग बायर को अलग अलग प्राइस चार्ज करना। इन शॉर्ट, कंडीशंस क्या होनी चाहिए उसके लिए? द फर्म शुड हैव अ प्राइस सेटिंग पावर, मतलब मोनोपोली होना चाहिए। सिंपल। प्राइस सेटिंग पावर किसके पास है आज? मोनोपोली के पास है, क्योंकि मोनोपोली होल्डर इज अ प्राइस मेकर नॉट अ प्राइस टेकर। क्योंकि इंडस्ट्री भी वही है और फर्म भी वही है। अरे एक ही तो सेलर है, तो इंडस्ट्री भी वही होगा और फर्म भी वही होगा। दूसरी बात, द सेलर शुड बी एबल टू डिवाइड हिज मार्केट इनटू टू और मोर सब मार्केट्स। ये मार्केट अलग, वो मार्केट अलग। तीसरी बात, प्राइस इलास्टिसिटी डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट होनी चाहिए। करेक्ट। एंड देयर मस्ट बी नो मार्केट आर्बिट्रेज। व्हाट इज आर्बिट्रेज? बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग नहीं होना चाहिए मार्केट्स में। मतलब क्या? मतलब क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस मार्केट में मैं कम दाम में बेच रहा हूं वहां से लोग बाय करेंगे और उस मार्केट में बेचेंगे जहां मैं ज्यादा दाम में बेच रहा हूं। फिर तो मेरा मार्केट कोलैप्स हो जाएगा ना। वो नहीं होना चाहिए। नो रीसेल पॉसिबल। इन शॉर्ट, नो रीसेल पॉसिबल लिख दो उधर चाहिए तो। नो रीसेल पॉसिबल। आखिर कोई भी ऐसा क्यों करेगा? मगर कोई भी ऐसा क्यों करेगा भाई? अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस क्यों चार्ज करेगा? बिकॉज उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है उसके लिए? मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है। मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है। दूसरा ऑब्जेक्टिव यह है कि उसका सरप्लस स्टॉक रहेगा तो उसको डिस्पोज ऑफ करने में अच्छा रहेगा ना। चाइना भी तो यही करता है। चाइना क्या करता है? इंडिया में डिस्पोज ऑफ कर देता है उसको कम दाम में। इंडिया इज अ प्राइस इलास्टिक मार्केट। कम दाम में बेचो, भर भर के खरीद लेंगे, इनको पता है। तो वो लोग क्या करते? कोई भी नई चीज जो चाइना में आती है पहले चाइना में ज्यादा दाम में बेचते, जितना बिका उतना बिका, बाकी सब उठाकर इंडिया भेज देते और अपन सस्ते का मस्त बोल के बाय करते। समझे? तो सरप्लस स्टॉक चाइना का इधर खप रहा है, फिर चाइना नया प्रोडक्ट करता है कोई तो। देन तीसरा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो सकती है, बिकॉज चाइना वाले आज भी कॉन्फिडेंट है कि एक्स्ट्रा स्टॉक प्रोड्यूस कर दो, नो प्रॉब्लम, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम, बचा हुआ माल इंडिया खरीद लेता है। समझे? तो ऑब्वियसली वी आर, यू कैन से एज अ सेलर, हम लोग बल्क क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर कर पर यूनिट कॉस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। राइट। देन बल्क इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब क्या? बल्क क्वांटिटी। तो बल्क क्वांटिटी में क्या होता है? प्राइस पर यूनिट क्या होता है? कम होता है, जिसको एवरेज कॉस्ट बोलते हैं ना अपन। एवरेज कॉस्ट कम होता है उस केस में, फिर बल्क क्वांटिटी के केस में। नेक्स्ट इज कैप्चर फॉरेन मार्केट। देखो ना, आज चाइना भी तो इंडिया का मार्केट कैप्चर कर ही रहा है ना इस तरीके से। एंड लास्टली, सिक्योरिटी थ्रू सिक्योर इक्विटी थ्रू प्राइसिंग। क्या करना है? चाइना को पता है चाइना में ज्यादा प्राइस चार्ज करना है, इंडिया में कम प्राइस चार्ज करना है, इक्विटी तो हो ही जाएगी ना। कुल मिलाकर जितना प्रॉफिट कमाना था वो तो मिल ही जाएगा आपको। तो सिक्योर इक्विटी थ्रू प्राइसिंग मतलब होता है कि जितना एवरेज प्राइस निकालना है वो निकाल लेते हैं। करेक्ट। तो ये किस एंगल से बोला गया है? एवरेज प्राइस एंगल से बोला गया है। तो एवरेज प्राइस जितना निकालना है वो बराबर निकल जाएगा आपका। आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हो आप। तो ये देखिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डायग्रामेटिकली कैसे होता है। ये एक मार्केट है तुम्हारा, जिसमें तुम्हारा इलास्टिसिटी कम दिख रहा है मुझे। क्यों कम दिख रहा है?
ये देखो डिमांड को कितना स्टीपर है, करेक्ट। और ये दूसरा मार्केट है जिसमें इलास्टिसिटी मुझे ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि देखो कितना फ्लैटर्ड है, दिख रहा है कि नहीं। और ऑब्वियसली ये स्टीपर रहेगा तो एमआर कर्व भी और स्टीपर रहेगा, और ये फ्लैटर्ड रहेगा तो एमआर कर्व भी फ्लैटर्ड रहेंगे, करेक्ट। इन दोनों का कॉम्बिनेशन वाला मार्केट अगर देखेंगे तो टोटल मार्केट आएगा विच इज नथिंग बट ए प्लस बी। तो ये देखो थोड़ा सा क्या है, ये स्टीपर और फिर थोड़ा सा फ्लैटर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो गया ये, इसको ए आर इज इक्वल टू डी बोलेंगे। और वापस से ये भी थोड़ा सा स्टीपर और बाद में थोड़ा सा फ्लैटर्ड हुआ, करेक्ट, एम आर कर्व। अब आपका इक्विलिब्रियम आता है जहां पे आपका एमसी आपका एमआर को कट करता है फ्रॉम बिलो, तो ये आ गया इक्विलिब्रियम, ये क्वांटिटी अपने को बेचना है। और अब क्या करेंगे, इसको भेज देते दोनों मार्केट्स में, इधर भी भेज देते इधर भी भेज देते हैं, करेक्ट। ये अपने अपने प्राइजेस खुद डिसाइड करेंगे। तो ये देखो ये क्वांटिटी तो इधर से आ गया, बट प्राइस ए आर पर जाकर फिक्स किया उसने। प्राइस कहाँ पर फिक्स होता है, ए आर पर होता है ना। तो ये कर्व कौन सा कर्व है, ए आर कर्व है। ये कर्व कौन सा कर्व है, ए आर कर्व है। तो यहाँ का इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो फिक्स हो गया, बट प्राइस कहाँ फिक्स हुआ, ए आर पर फिक्स हुआ। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, मार्केट ए का प्राइस ऊपर दिख रहा है, मार्केट बी का प्राइस नीचे दिख रहा है। तो इसका मतलब जहाँ पे इलास्टिसिटी कम है वहाँ प्राइस ज़्यादा चार्ज हो रहा है, क्योंकि डिमांड में चेंज ज़्यादा नहीं हो सकता। और जहाँ इलास्टिसिटी ज़्यादा है वहाँ प्राइस तुमको कैसे दिख रहा है, कम दिख रहा है ना। P2 देखो P1 के मुकाबले नीचे, यस, समझ में आया क्या। तो ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हो गया आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। एनी डाउट। वो शेडेड पोर्शन क्या है सर, मैं भी अब तक सोच रहा हूँ, मॉड्यूल में दिया है, पता नहीं क्यों दिया है, उसका कोई रीजन ही नहीं है, उसका शेडेड पोर्शन का कोई रीजन ही नहीं है। तो डोंट वरी एट ऑल, इग्नोर कर सकते हो आप उसको, बाकी सब सही है। समझ गए आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का डायग्राम। अकॉर्डिंग टू ए सी पिग्यू, नाम तो सुना ही होगा आपने, ए सी पिग्यू के मुताबिक, पिग्यू इज नथिंग बट ए सी पिग्यू। तो ए सी पिग्यू के मुताबिक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के 3 डिग्री होते हैं। फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है अकॉर्डिंग टू ए सी पिग्यू, कि टेकिंग अवे एंटायर कंज्यूमर सरप्लस। मतलब जनरली देखो फेमस डॉक्टर्स, लॉयर्स, कंसल्टेंट्स जो होते हैं, जितना सामने वाला पेशेंट चार्ज देने को तैयार है उतना पूरा चार्ज करते हैं, होता है कि नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं, टेकिंग अवे एंटायर कंज्यूमर सरप्लस। लॉयर भी, एक आधा लॉयर होता है जो जिंदगी में कभी केस हारा ही नहीं है, उसकी फीस देखो क्या होती है, जितना तुम देने को तैयार है उतना पूरा वो चार्ज कर रहा है। टेकिंग अवे एंटायर कंज्यूमर सरप्लस, व्हाट यू आर रेडी टू पे इज व्हाट ही इज चार्जिंग। तो नो डाउट यू आर लेफ्ट विथ नो कंज्यूमर सरप्लस। सो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वो होता है जहां पर हम क्या कर रहे हैं, अ पार्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वी आर टेकिंग अवे। सपोज यू आर रेडी टू पे मी 100 बट आई एम चार्जिंग यू 70, नाउ आई स्टार्ट चार्जिंग यू 90। आप बोलो आपका कंज्यूमर सरप्लस बचा क्या, यस 10 का बचा, समझे। मगर फर्स्ट डिग्री में क्या होगा, यू आर रेडी टू पे 100, आई विल चार्ज यू फुल 100, योर कंज्यूमर सरप्लस विल बिकम 0। आई होप फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री क्लियर है, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री क्लियर है। थर्ड डिग्री हैज नथिंग टू डू विथ कंज्यूमर सरप्लस। थर्ड डिग्री इज वेरी सिंपल, चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कंज्यूमर्स बेस्ड ऑन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब फैक्टर्स, जैसे कि कहाँ लोकेशन है, कंज्यूमर सेगमेंट कैसा है, रिच क्लास है या पुअर क्लास है, उसके बेसिस पर प्राइस अलग अलग चार्ज करना, उसको बोलते हैं थर्ड डिग्री। अर्जेंट है या लेस अर्जेंट है, उसको बोलते हैं थर्ड डिग्री। तो वो क्या करता है, एट्रीब्यूट अलग अलग देखता है और उस फैक्टर्स के मुताबिक प्राइस चार्ज करता है। पुणे में भी आपको दिखता होगा ऐसा, डेक्कन एरिया, कोरेगांव पार्क एरिया, ये सब रिच क्लास एरिया है, यहाँ पर प्राइजेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, करेक्ट। पेट एरियाज, यहाँ पर प्राइजेस थोड़े कम होते हैं। हो गया लोकेशन के मुताबिक अलग। अब कोई चीज़ अगर मैं खरीदूंगा और सुशील सर खरीदेंगे, दोनों में डिफरेंस है भाई। जो सेलर है उसको पता है सुशील सर बड़े आदमी है भाई, BMW में आएंगे, राइट, उसको ज़्यादा चार्ज होगा ऑब्वियसली। और अपन साइकिल साइकिल साइकिल, राइट। और उस केस में आपने को गरीब देख के ही बोलेंगे जान दे तू 50 रुपए दे भाई, मतलब बहुत ही कम प्राइस चार्ज करेंगे। डिफरेंट एट्रीब्यूट, कंज्यूमर सेगमेंट देखा जाता है और फिर प्राइस चार्ज किया जाता है, इसको बोलते हैं थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री में डिफरेंट फैक्टर्स को देखकर अलग अलग
लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज करना, उसको बोलते हैं थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो कितने डिग्री हो गए? 3। फर्स्ट डिग्री, एंटायर कंज्यूमर सरप्लस टेकिंग अवे, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस बिकम 0। सेकेंड डिग्री, taking away a part of consumer surplus। तीसरा, has nothing to do with consumer surplus, different attributes के basis पे different customer से different price charge करना, is called as third degree। तो तीनों डिग्री क्लियर है, मोनोपोली हमारा खत्म। बस मोनोपोली के कुछ रीजंस है कि मोनोपोली क्यों अराइज होता है, तो वो रीजंस यहाँ पे एक साथ लेफ्ट और राइट में लिखे हुए मिल रहे हैं क्या आपको? पहला रीजन देखिए, अगर आप मतलब अगर मोनोपोली क्यों आती है, पिक्चर में क्यों आती है, पैदा कहां से होती है मोनोपोली, तो उसके रीजंस लिखे। सबसे पहला लिखा है कि अगर किसी के पास स्केर्स रिसोर्स का स्ट्रैटेजिक कंट्रोल है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मोनोपोली उनका हो जाएगा, क्योंकि उनके पास स्ट्रैटेजिक कंट्रोल ऑफ स्केर्स रिसोर्स है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका मोनोपोली रहेगा उसको प्रोड्यूस करने में। वो रिसोर्स यूज कर कर जो चीज प्रोड्यूस होती है वो सिर्फ वही प्रोड्यूस कर पाएंगे, जैसे कि एल्यूमिनियम, मैंने बोला ना आपको। देन कभी कभी तुम मोनोपोली डेवलप कर सकते हो या तुम एक्वायर कर सकते हो कंट्रोल यूनिक प्रोडक्ट का, जो दूसरों के लिए खरीदना या एक्वायर करना मुश्किल है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे जो तुम ही खरीद सकते हो या तुम एक्वायर कर सकते हो, दूसरे इतने इजीली खरीद या एक्वायर नहीं कर सकते। उस टाइम पर भी आपकी मोनोपोली आ जाएगी, किसी और को वो प्रोडक्ट कॉपी करना भी आसान नहीं रहेगा, उस टाइम पर आपकी मोनोपोली हो जाएगी। देन नेक्स्ट इज, गवर्नमेंट ने आपको कोई एक्सक्लूसिव राइट्स अगर दे दिए रहेंगे, गवर्नमेंट ने आपको कोई एक्सक्लूसिव राइट्स दिए प्रोड्यूस करने का, बेचने का, तो आपकी मोनोपोली बन जाएगी। फिर कोई पेटेंट या कॉपीराइट आपको मिल गया गवर्नमेंट की तरफ से, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिल गया आपको, तो ऑटोमेटिकली आप मोनोपोली होल्डर बन गए। फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन किया आपने, कोई कार्टेल फॉर्मेशन किया जो कि इंडिया में इलीगल है। कार्टेल फॉर्म करना मतलब ग्रुप फॉर्म करना, जैसे आज आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, जियो मिलकर अगर एक हो जाए, बीएसएनएल को भी साथ ले लेते, तो 4 लोग मिलकर एक हो जाए, तो ये इंडिया की एक ही कंपनी बन जाएगी जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसे ग्रुप फॉर्म करना अलाउड नहीं है, बट अगर ग्रुप फॉर्म किया तो मोनोपोली होता है ना। यस, तो इंडिया में अलाउड नहीं, बट बाकी जगह अलाउड हो सकता है, मोस्ट ऑफ द कंट्री में अलाउड नहीं रहता है, क्योंकि बायर के लिए ये अच्छा नहीं है। देन अगर आपका सेटअप कॉस्ट एक्सट्रीमली लार्ज है, जो दूसरों के औकात के बाहर है, समझे कि नहीं, सिंपल भाषा में, रिलायंस हो आप, अडानी हो आप, कभी जाके देखो जामनगर में उनका प्लांट कैसा है, आपको समझेगा कि आपको लगेगा कि फॉरेन में आप कहीं पे हो। इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट है कि कोई सोच भी नहीं सकता उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, तो उनका मोनोपोली हो गया ना फिर उस केस में। देन नेचुरल मोनोपोली भी हो सकता है आपका, अगर आपके पास कोई चीज बहुत अबंडेंटली अवेलेबल है, वेरी लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फॉर एग्जांपल, आपके पास एखादा मेटल, एखादा चीज इतना ज्यादा अवेलेबल है आपकी कंट्री में कि किसी और के पास उतना अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है उस मेटल को एज इनपुट यूज करके जो जो चीजें बनेगी वो आपकी कंट्री जितनी सस्ती कोई और बना नहीं सकेगा। आपको समझ रहे हैं? जैसे इंडिया में लेबर है, अब तो वर्ल्ड में नंबर 1 बन गया अपन, राइट, पॉपुलेशन वाइज। तो फिर अपने पास अबंडेंट लेबर है, तो इंडिया जितना सस्ता लेबर वर्ल्ड में कहीं पर है क्या? नहीं है। तो अब अगर इंडिया जितना सस्ता लेबर कहीं नहीं है, तो इंडिया लेबर यूज कर कर जो जो मैन्युफैक्चर करेगा उस सब में इंडिया का मोनोपोली बन सकता है। नेक्स्ट इज एनॉर्मस गुडविल, अगर कोई फर्म एंजॉय कर रहा है लॉन्ग टाइम से, तो बाय डिफॉल्ट उसका मोनोपोली हो जाता है, सही है ना। सिंस 1872 वगैरह ऐसा कुछ रहेगा फर्म, जो कंटिन्यूअसली सेल्स में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो एक टाइम आएगा कि दूसरों को स्कोप ही नहीं रहेगा, मगर उसके लिए उसका एफिशिएंसी कंटिन्यूअसली मेंटेन रहना चाहिए, उसका गुडविल कंटिन्यूअसली बढ़ना चाहिए। एंड स्ट्रिंजेंट लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अगर रहेंगे तो ऑब्वियसली दूसरे लोग डिस्करेज हो जाएंगे आपके बिजनेस में एंटर करने के लिए। आपको क्या लगता है टेलीकॉम सेक्टर में आज इतने कम लोग क्यों है? पहली बात तो एक्सट्रीमली लार्ज सेटअप कॉस्ट है उसका, और लाइसेंस वाइसेंस लेना 2G 3G 4G 5G, पहले ही आपने स्कैम सुने रहेंगे ऐसे, क्योंकि स्पेक्ट्रम बिकता है उधर, मालूम है आपको? स्पेक्ट्रम बिकता है मतलब महाराष्ट्र और गोवा मुंबई छोड़कर अलग बेचता है, फिर मुंबई अलग बिकता है एज अ स्पेक्ट्रम। तो ये सब बहुत बल्क वॉल्यूम में बिकने वाली चीज है। आज दुनिया की सबसे महंगी चीज है स्पेक्ट्रम, टेलीकॉम का स्पेक्ट्रम बेचना, ये सबसे कॉस्टली चीज है दुनिया में आज। तो नो डाउट एक्सट्रीमली लार्ज सेटअप कॉस्ट भी है और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा है।
जनरली देखो आप फार्मा वगैरह में कंपनीज जल्दी एंटर नहीं करते, बिकॉज वापस से रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है। फूड एंड ड्रग लाइसेंसेस एक्चुअली देखा जाए ना इंडिया में तो रेस्टोरेंट खोलना मुश्किल हो जाएगा, इतना स्ट्रिक्ट होता है माने फूड एंड ड्रग लाइसेंस। बट खैर इंडिया में चलता है बोलकर इजीली खुल जाता है। अगर स्ट्रिक्ट लॉज रहेंगे कोई पर्टिकुलर बिजनेस में एंटर करने में, तो उस बिजनेस में कोई एंटर करेगा क्या? नहीं, और जो ऑलरेडी कर चुका है उसका तो मोनोपोली हो जाएगा फिर। ये वो पॉइंट बोल रहा है। लास्ट, फर्म क्या कर रहा है, वेरियस एंटी कॉम्पिटिशन प्रैक्टिसेस यूज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मतलब जैसे कि प्रीडेटरी टैक्टिस, मतलब क्या, जैसे रिलायंस करता है कि भाई इतना कम प्राइस चार्ज करो कि पहले उस इंडस्ट्री में घुसकर बाकी प्लेयर को मार डालो, और फिर जब तुम अकेले रहोगे ना तब तुम राज करोगे एज मोनोपोली। तो ये होता है प्रीडेटरी टैक्टिस जो रिलायंस यूज करता है मैक्सिमम। जियो के केस में क्या किया, 3 महीना फ्री, अगले और 3 महीने फ्री, 6 महीने तक फ्री देने के बाद में तो आइडिया की हालत खराब हो गई, तब से आइडिया वेंटिलेटर पे। फिर वोडाफोन आया, बोला 2 मरे लोग साथ में बैठते हैं, साथ में एक ही वेंटिलेटर बेड पर, कम खर्चा होगा। तो ऑब्वियसली बात है एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को इससे फर्क गिरता है, पोटेंशियल कंपटीशन इससे कम होता है। तो ये सब आपके वेरियस रीजन है जिसकी वजह से आपकी मोनोपोली हो सकती है। ओके, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में भी सुना होगा आपने। क्या होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली प्लस परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एसेंशियल फीचर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होने चाहिए, मगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे सेलर्स और बायर्स है उधर, मगर प्रोडक्ट जो बना रहे हो ना, हर किसी का प्रोडक्ट अलग है। जैसे कि टूथपेस्ट, करेक्ट, यस, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? राइट, अचानक से पता चलता है अपने टूथपेस्ट में नमक भी है। राइट, फिर दूसरा आता है सपोज जैसे कि सोप्स जो हम लोग यूज करते हैं बात के लिए, तो उसमें बोलने के लिए तो क्या सोप तो सोप ही है, बट हर सोप फीचर वाइज अलग है, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। समझे? और उसमें पतंजलि तो सबसे अलग बताता है खुद को। राइट, इसमें नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। आपने कभी नोटिस किया रहेगा तो सोप 20 रुपए की भी होती है और 50 रुपीज की भी होती है, दोनों एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, मगर दोनों के अपने अपने फीचर्स है। डव 50 का है, लक्स 20 का है, मगर जो लोग लक्स को लाइक करते वो लोग डव नहीं खरीदते, और जो लोग डव को लाइक करते वो लोग लक्स नहीं खरीदते, ऑब्वियसली। देन हाई सेलिंग कॉस्ट होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एडवर्टीजमेंट होता है। हमको कैसे पता है लक्स ब्यूटी सोप है? हमको कैसे पता है कि डव सॉफ्ट त्वचा के लिए है? भाई एडवर्टीजमेंट से समझा ना। हमारे दिमाग में क्या कर दिया इन लोगों ने, इतनी बार ऐड किया कि दिमाग में फिट हो गया। करेक्ट, तो यहाँ पर हाई सेलिंग कॉस्ट होता है एडवर्टीजमेंट के थ्रू, और यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होता है, तभी तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है यहाँ पर। एंट्री का और एग्जिट का फ्रीडम जहां जहां रहेगा वहां लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आने ही वाले हैं। हाँ? क्या शॉर्ट रन में नहीं होगा? हाँ ऑब्वियसली पूरी जगह वो फीचर वही है, शॉर्ट रन में पॉसिबल ही नहीं है फ्री एंट्री एग्जिट, लॉन्ग रन में ही पॉसिबल। फीचर्स अभी अपन ने बोला लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को देखो स्टार मार्क किया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन है। करेक्ट, इस केस में ना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली का डायग्राम पूरा का पूरा सेम है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। वहां के मोनोपोली के जो एआर और एमआर कर्व है वो थोड़े स्टीपर आते हैं, और यहाँ के थोड़े फ्लैटर्ड आते हैं, क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ज्यादा है। वहां पे मोनोपोली है, वहां पे सिंगल बायर सॉरी सिंगल सेलर है, इसलिए वहां पे इलास्टिसिटी कम होती है, इसलिए वहां पे स्टीपर आते हैं। तो आप यहाँ पे जगह है, यहाँ पर आप लिखोगे डायग्राम फॉर मोनोपोली and monopolistic is same
except for price elasticity, monopoly is equal to price elasticity less is equal to steeper. Monopolistic is equal to price elasticity more is equal to flattered. तो एक जगह स्टीपर है, एक जगह फ्लैटर्ड है. समझ में आया क्या? देख लीजिए डायग्राम वाइज तो पूरा का पूरा सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है डायग्राम में. अब आपको क्या लगता है मोनोपोली में, सॉरी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में शॉर्ट रन में क्या पॉसिबल है? तीनों केसेस पॉसिबल है. क्या होगा? लॉस हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है. मैंने पहले ही बोला कि कोई भी मार्केट हो शॉर्ट रन में ये तीनों होगा, बिकॉज ऑफ सेम रीजन, एंट्री एग्जिट नहीं है. बट लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होना चाहिए? मोनोपोली में क्या हुआ था? सुपर नॉर्मल. यहां पर सुपर नॉर्मल पॉसिबल है क्या? नहीं है, बिकॉज यहाँ पे फ्री एंट्री है. डेटॉल ने कमाया ना बहुत पैसा, तो आया ना सेवलॉन. समझा कि नहीं? लाइफ बॉय, तेरा साबुन स्लो है क्या? समझे? ये लोग एंटीसेप्टिक सोप थे डेटॉल, वो अकेले थे पहले, अब बाकी आ गए मार्केट में. करेक्ट? तो तो ये केस में ऐसा होता है कि लॉन्ग रन में ओनली नॉर्मल प्रॉफिट. यहाँ पे अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो ऐसा होगा. तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? शॉर्ट रन में होगा. शॉर्ट रन ओनली. यहां पर नीचे लिखिए आप अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन in the short run all three are possible. क्या प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. बट in the long run only normal profit is possible. But in the long run only normal profit is possible. But why? Because of free entry and free exit. ठीक है, समझ गए? तो देखो शॉर्ट रन में लॉसेस लिखे हुए, शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट लिखा हुआ है, ऊपर सुपर नॉर्मल लिखा हुआ है. सब जगह थोड़ा सा ऑब्जर्व करो आप, कितने फ्लैटर्ड लाइन दिख रहे हैं आपको. करेक्ट? बिकॉज इलास्टिसिटी यहां पर ज्यादा होती है, क्योंकि नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट ज्यादा होते हैं. कमिंग टू द लास्ट मार्केट टाइप. ये देखो लॉन्ग रन में तो क्लियरली यहां पर एक ही डायग्राम दिख रहा है आपको. कौन सा? नॉर्मल प्रॉफिट. तो जो सेंटेंस हमने लिखा है वो तीनों डायग्राम और एक डायग्राम अलग से दिखा आपको. शॉर्ट रन के तीनों डायग्राम दिखे, लॉन्ग रन का सिर्फ एक डायग्राम दिखा आपको. यस. और सब डायग्राम मैंने एक्सप्लेन क्यों नहीं किया? क्योंकि सेम टू सेम लाइक मोनोपोली है. समझे? चलिए अब आते हैं लास्ट टाइप ऑफ मार्केट, उसको बोलते हैं ओलिगोपोली मार्केट. व्हाट इज दिस मार्केट? ओलिगोपोली मार्केट. ये मार्केट में क्या खासियत है? फ्यू सेलर्स. ओलिगो मतलब होता है फ्यू, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, और पोली का मतलब तो आपको पता ही है, सेलर्स. ऐसी सिचुएशन जहां पे फर्म अपने मार्केट पॉलिसीज कुछ पार्ट तक बाकी क्लोज राइवल्स के बिहेवियर से फिक्स कर रहा है, उसको बोलते हैं ओलिगोपोली. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्टिगलर, कि इनके मुताबिक क्या होता है कि राइवल्स पे बहुत नजर देते ये लोग, रखते ये लोग. तो इसका मतलब ये किस पर फोकस कर रहे हैं पता है आपको? ये फोकस कर रहे ग्रुप बिहेवियर पर. ग्रुप बिहेवियर पर फोकस कर रहा है. ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि भाई मैं अपने डिसीजन दूसरों के एक्शन को देखकर लेता हूं. समझे? उसको बोलते हैं ग्रुप बिहेवियर. टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली क्या है?
प्योर ओलिगोपोली, परफेक्ट ओलिगोपोली। प्योर ओलिगोपोली क्या होता है मालूम है आपको? फटाफट फटाफट सेम प्रोडक्ट बेचेंगे, प्योर ओलिगोपोली बन जाएगा। परफेक्ट ओलिगोपोली वही है दोस्तों। और इम्परफेक्ट क्या रहेगा फिर? डिफरेंट प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के साथ, उसको बोलते हैं इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। तो यहां पर इम्परफेक्ट लिखा नहीं है, एंड करके लिखो इम्परफेक्ट, एंड इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। ठीक है। फिर ओपन ओलिगोपोली क्या होता है? जहां पर फ्री एंट्री होती है, मतलब वहां पर फ्यू बायर्स फ्यू सेलर्स होते ही नहीं है फिर, और वो नाम का ओलिगोपोली हो गया फिर वो, क्योंकि एक्चुअली ओलिगो मतलब फ्यू होता है, क्लोज्ड ओलिगोपोली मतलब फ्यू सेलर्स होते हैं। तो अगर कुछ नहीं बोला तो ओलिगोपोली कौन सा होता है? क्लोज्ड। ओके। कोलिजिव ओलिगोपोली कौन सा होता है? जहां पर फ्यू सेलर्स के बीच अंडरस्टैंडिंग है, उसको बोलते हैं कोलिजिव ओलिगोपोली। कॉम्पिटिटिव किसको बोलेंगे? जहां अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है, उसको बोलेंगे कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली। तो कोलिजिव ओलिगोपोली के वहां पे आप लिख सकते हो अंडरस्टैंडिंग, और कॉम्पिटिटिव के वहां पे लिख सकते हो अंडरस्टैंडिंग मिसिंग। लिखा। पार्शियल ओलिगोपोली और फुल ओलिगोपोली। तो फुल ओलिगोपोली मतलब पूरा मार्केट सब में डिवाइडेड है, मोर और लेस इक्वल। मोर और लेस इक्वल मतलब 18%, 26%, 7%, 14%, ऐसा सब में डिवाइडेड है। मगर पार्शियल ओलिगोपोली में क्या होता है? देयर इज अ वन प्राइस लीडर, जहां जिसके पास 50% से ज्यादा मार्केट है, उसको बोलते हैं पार्शियल ओलिगोपोली। क्योंकि उसके पास क्या हो गया? मेजॉरिटी ऑफ मार्केट हो गया। आज के डेट में जियो के पास है, समझे कि नहीं? तो ये बन गया पार्शियल ओलिगोपोली टेलीकॉम सेक्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर के पास मतलब हर किसी के पास मैक्सिमम टाइम जियो दिखता है, क्योंकि कवरेज उसी का होता है, राइट। उसके बाद एयरटेल आता है, और उसके बाद आइडिया वोडाफोन आ रहा है, करेक्ट। बीएसएनएल बचे किसी लोगों के पास है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे केस में जिसके पास मैक्सिमम मार्केट है वो अलग हो गया, और बचा मार्केट बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको बोलते हैं पार्शियल ओलिगोपोली। ओके, समझा सबको? सिंडिकेटेड ओलिगोपोली का मतलब है जो फ्यू सेलर्स है वो सेम चैनल के थ्रू बेच रहे अपने गुड्स, जैसे कि अमेजॉन, जैसे कि फ्लिपकार्ट, बहुत सारे सेलर्स हैं मगर सिंगल चैनल के थ्रू वो बेच रहे अपना गुड्स एंड सर्विसेज, उसको बोलते हैं सिंडिकेटेड। सिंगल यू कैन से चैनल के थ्रू बेचना, उसको बोलते हैं सिंडिकेटेड ओलिगोपोली। और ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली में क्या होता है? जो फ्यू सेलर्स है वो खुद को ऑर्गेनाइज करते, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते, जैसे कि आज की डेट में ओपेक है। ओपेक इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। ओपेक इज ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इनका ऑर्गेनाइजेशन बना है वर्ल्ड लेवल पर, ईरान, इराक, दुबई, ये सब कंट्रीज। और ये लोगों ने क्या किया है? ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू खुद का डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। समझे? सिंडिकेटेड में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म नहीं होता है, ये लोग क्या कर रहे हैं? बस सिंगल सेलिंग चैनल के थ्रू बेच रहे हैं, इसको बोलते हैं सिंडिकेटेड ओलिगोपोली। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली, सबसे पहले लिखा है स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस, मतलब एक दूसरे पर कड़ी नजर रखो और एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। वो क्या करेगा उस पर मैं डिपेंड कर दूं, मैं क्या करूं उस पर वो डिपेंड करेगा, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस। अपने डिसीजन मेकिंग के लिए अपन एक दूसरे पर जब डिपेंडेंट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस। जब दो चार ही सेलर्स रहेंगे तो ऑब्वियसली एक दूसरे पर नजर रखना पड़ेगा ना। फिर आता है ग्रुप बिहेवियर, जिसको अपन बोलते हैं कार्टेल फॉर्मेशन। ऑब्वियसली अलाउड है क्या इंडिया में? नहीं है। लास्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग, यहां पर भी है, यहां पर स्पेसिफिकली ज्यादा है, क्योंकि ये क्या करते हैं? दो चार सेलर जो है वो एक दूसरे का शेयर खींचने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग। समझ गए ऑल ऑफ यू? क्लियर है क्या? प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर योर ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट इज वेरी सिंपल। जैसे मैं प्राइस कम करूंगा मेरा राइवल प्राइस कम करेगा, मगर जब मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो मेरा राइवल प्राइस नहीं बढ़ाएगा। समझा? इसलिए उसको बोला है प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन। ठीक है।
और किंग डिमांड कर्व गिवन बाय स्वीजी, उन्होंने वो डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है हमको ये डायग्राम के थ्रू। तो ये डायग्राम में अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको समझेगा कि इस डायग्राम में अगर एक पर्सन ने, यहाँ प्राइस फिक्स था इंडस्ट्री का, ये क्वांटिटी फिक्स था, अगर किसी ने सोचा मैं प्राइस कम कर दूंगा P1, तो उसको देखो क्वांटिटी वाइज ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, करेक्ट। उसका M से M1 तक आएगा प्राइस क्वांटिटी, क्योंकि प्राइस तो देखो P से P1 इतना ज़्यादा चेंज हुआ, मगर क्वांटिटी सिर्फ इतना सा चेंज हुआ। क्योंकि लोग क्या करेंगे, जैसे तुमने प्राइस कम किया तो बाकी लोग भी प्राइस कम कर देंगे, तुमको ज़्यादा फायदा होने नहीं देंगे, इसका पोर्शन बन गया इनइलास्टिक, करेक्ट। बट अगर तुमने प्राइस बढ़ाया थोड़ा भी P2, तो देखो तुम्हारा क्वांटिटी डायरेक्टली इधर आ जाएगा M2 पर, जो कि M से बहुत पीछे जा रहा है। तो अपर पोर्शन क्या बन गया, इलास्टिक, क्योंकि जब तुम प्राइस बढ़ाओगे तो दूसरे प्राइस नहीं बढ़ाते, करेक्ट। तो फिर इसका अपर पोर्शन आ गया इलास्टिक। इसका मतलब तुम्हें लगता है क्या कोई प्राइस बढ़ाएगा? नहीं। कोई प्राइस कम करेगा क्या? वैसे भी नहीं, क्योंकि कम कर कर फायदा नहीं है, बाकी लोग कम कर देंगे, तुमको कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारा क्वांटिटी थोड़ा ही चेंज होगा, बराबर है। कोई बढ़ाएगा नहीं क्योंकि बाकी लोग नहीं बढ़ाएंगे, और नुकसान सिर्फ तुमको ही होगा। इसका मतलब जो प्राइस फिक्स हुआ है, सपोज 50 रुपए का प्राइस है, तो हर कोई प्राइस वहीं पर रखेगा, तो वो प्राइस वहां पर क्या बन गया, रिजिड। रिजिड मतलब फिक्स। तो जहां पर ये किंग फॉर्म हुआ है ना, जहां पर वो किंग फॉर्म हुआ है ना, वहां पर प्राइस क्या हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा। मतलब वहां पर प्राइस हो जाएगा नॉन चेंजिंग, फिक्स्ड। आया क्या समझ में? ये कॉन्सेप्ट किसने प्रोवाइड किया है? स्वीजी। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय स्वीजी, स्विगी नहीं रे। प्राइस लीडरशिप कब होती है? जब कोल्यूजन है, अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। वहां पर क्या होगा, कुछ ग्रुप साथ में आके एक्सप्लिसिटली एग्री करेंगे कि अपन साथ में मिलकर अपनी एक्टिविटी फॉर्म करेंगे, उसको बोलते हैं प्राइस लीडरशिप, कार्टेल फॉर्मेशन, जो कि ऑब्वियसली बायर के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं करता, लीगल नहीं मानता। तो कैन वी से कि अगर प्राइस कोल्यूजन हो रहा है तो मिल के डिसाइड किया हुआ प्राइस ही चलेगा, बट अगर नहीं कोल्यूजन हुआ तो कॉम्पिटिटिव वे में ये डायग्राम पिक्चर में आएगा। यस, लास्ट पार्ट, मार्केट के इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है, अलग अलग इंपॉर्टेंट वर्ड्स है दोस्तों। एमसीक्यू से आपको, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा है दोस्तों, डिओपोली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिओ? दो, पोली सेलर्स। तो ऐसा मार्केट जहां पर दो ही सेलर्स है, क्या बुलाओगे, डिओपोली, ठीक है। मोनो मतलब सिंगल, पोली मतलब सेलर होता है, बट यहां पर पोली नहीं लिखा है, पी सोनी लिखा हुआ है। पी सोनी मतलब बायर। तो जिस मार्केट में सिंगल बायर है उसको बोलते हैं मोनोप्सोनी। ऐसा भी हो सकता है सिंगल बायर, जनरली फैक्टर मार्केट में होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, उस मार्केट में, मतलब फैक्टर प्रोवाइड करने वाले ज्यादा लोग हैं मगर बायर एक ही है, उन फैक्टर का बायर एक ही है, उसको बोलते हैं मोनोप्सोनी। जैसे कि इंडियन रेलवे इज सिंगल बायर फॉर कोचेस, और कौन कोच बाय करेगा भाई, समझे कि नहीं? तो ये बन गया मोनोप्सोनी। फिर बायलैटरल मोनोपोली पढ़ेंगे एक बार। बायलैटरल मोनोपोली मतलब दो तरफा मोनोपोली, जहां पर सिंगल बायर है और सिंगल सेलर है, उसको बोलते हैं बायलैटरल मोनोपोली। सो यू विल राइट देयर सिंगल बायर, सिंगल सेलर, सिंगल बायर एंड सिंगल सेलर, तो इसको बोलते हैं बायलैटरल मोनोपोली। मतलब कैन वी से सिंगल बायर मोनोप्सोनी, सिंगल सेलर मोनोपोली, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। तो लिखा है देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली एंड मोनोप्सोनी, समझ गए। और लास्ट पे आते हैं अभी ओलिगोप्सोनी। पी सोनी क्या बोला था अपन ने, बायर, और ओलिगो मतलब फ्यू, तो जहां फ्यू बायर्स होते हैं वहां आ जाता है ओलिगोप्सोनी, जहां फ्यू बायर्स आएंगे वहां हो जाता है ओलिगोप्सोनी। आर वी क्लियर?
everybody. So we have finished our market chapter. What we are supposed to do is very simple task for today. हमने कॉस्ट तक एमसीक्यू सब सॉल्व कर दिया, आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट के एमसीक्यू सॉल्व करने। दो जगह मैंने मार्किंग की है चार्ट बुक में, मैंने आपको बोला है वो आपको पढ़ना है, दो जगह आज के लेक्चर्स में, दो जगह पिछले 3 लेक्चर्स में 2 जगह, ठीक है, उतना पढ़ लेना एक बार। और आप 204 तक ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आज आपको 303 तक पहुंचना है, 303 तक पहुंचना है। क्या बात कर रहे हो सर? यस, बिकॉज वहां तक मार्केट में क्या करूं, समझे? वहां एक सेंटेंस लास्ट वाला मिलेगा आपको, क्रॉनिक एक्सेस कैपेसिटी इज फाउंड इन ओलिगोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मिला क्या? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर एक फीचर को स्टार मार्क किया हुआ था, क्या था वो? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब आप बोलो कि अगर हर किसी सेलर का प्रोडक्ट अलग है तो डोंट यू थिंक कि उसकी फुल कैपेसिटी काम नहीं कर रही होगी? समझा कि नहीं? उसके फैक्ट्री में अगर 10,000 यूनिट्स पर डे बन सकते होंगे तो तुम्हें लगता है क्या वो 10,000 यूनिट्स पर डे बना रहा होगा? नहीं, क्योंकि उसका प्रोडक्ट हटकर है, तो हर किसी को पसंद आएगा जरूरी है क्या? नहीं। तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक एक्सेस कैपेसिटी। जहां पर मेरा फैक्ट्री का कैपेसिटी 10,000 है मगर मैं बना रहा हूं 6,000, 4,000, 5,000 यूनिट्स पर डे, तो एक्सेस कैपेसिटी पड़ा है मेरे पास, बहुत ज्यादा पड़ा है, तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक एक्सेस कैपेसिटी। वो किस मार्केट में मिलता है आपको? मोनोपोलिस्टिक, बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। समझ में आया क्या? आई होप यू लव द लेक्चर, सबको अच्छे से समझा है मार्केट तक? यस। तो अब कल क्या करेंगे हम लोग? एमसीक्यूज ऑफ मार्केट करेंगे और बिजनेस साइकिल कंप्लीट करने वाले हैं, राइट? फिर हमारा इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। सर बीसीके होगा क्या सर? यस, बीसीके भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, बीसीके भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। बीसीके के लिए हमारे पास चार्ट नहीं है बट हमारे पास रिवीजन नोट्स है, और रिवीजन नोट्स के थ्रू हम लोग बीसीके पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ बीसीके के फास्ट ट्रैक नोट्स भी है हमारे पास। तो जैसे इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स के साथ साथ हमने ये फास्ट ट्रैक नोट्स पढ़े थे, तो बीसीके के साथ साथ भी हम लोग क्या करेंगे? फास्ट ट्रैक नोट्स पढ़ेंगे। आपका चार्ट बुक बिजनेस साइकिल वाला पार्ट है वो, तुम देख रहे थे तो मैं बता रहा हूँ तुमको। हाँ, वो स्लाइड्स से ही पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि बीसीके में हमारे पास क्या है? ओनली स्लाइड्स। तो आपके रिवीजन नोट्स में जो स्लाइड्स है उसके थ्रू हम लोग बीसीके पढ़ने वाले। और एक फ्लैश कार्ड है आपके पास, तो मैं आपको कल बताऊंगा कि फ्लैश कार्ड्स कैसे यूज करते हैं जब मैं बीसीके स्टार्ट करूंगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो गाइज, बाय बाय। एज प्रॉमिस्ड, सी आई एम लीविंग यू ऑन टाइम, बाय। कल का टाइमिंग जो है वो आज के जैसा ही रहेगा, ताकि हमारा होपफुली कल बैच खत्म हो। हाँ, बीसीके का क्या है, वैसे बीसीके बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट्स बहुत कम है बीसीके में। बीसीके में कॉन्सेप्ट्स जो डिटेल में डिस्कस करना है, बहुत समझना है, ऐसा नहीं है। तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बिजनेस साइकिल कंप्लीट करेंगे, अगले 2 लेक्चर में शायद हमारा बीसीके खत्म भी हो सकता है, आधा भी खत्म हो सकता है। मुझे कोई गड़बड़ नहीं है ना, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ फिक्स है कि मुझे इतनी लेक्चर में उसको खत्म करना है। आपके दिमाग में है? नहीं, चलने दो, डोंट वरी। इंस्टीट्यूट ने वैसे भी अपने को इतना वक्त दिया है कि अपन कब तक भी चल सकते हैं। माई टारगेट इज 30 अप्रैल के पहले खत्म करना है, तो वो कल भी हो सकता है, वो परसों भी हो सकता है, ठीक है? वो 1 तारीख को हुआ तो भी कोई टेंशन नहीं है मुझे, आपको भी टेंशन नहीं है, ठीक है? शैल वी स्टॉप? बाय बाय, सी यू।